अब हो रही है? Yes, sir. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पीवाईक्यू वर्कशीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो ये मेंस लेवल की है वैसे? इसमें मैक्सिमम मेंस के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बेटे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेंस में क्वेश्चन मुश्किल उतने नहीं आते जितने घुमाने वाले आते हैं। मतलब आपको ये ट्रिक लगानी पड़ती है, ये सोचना पड़ता है कंसेप्ट कौन सा लगेगा। और उससे बड़ी बात मेंस में दिक्कत होती है कि एक क्वेश्चन करंट का होगा तो उसका अगला थर्मो का होगा और उसका अगला रोटेशन का होगा। इसलिए मेंस लोगों को मुश्किल लगता है। अगर मेंस के तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्टली उठा के करते हो तो उतने मुश्किल नहीं होते हैं। वो तो हमारे जैसे टीचर्स होते हैं जो असाइनमेंट्स और बुक्स इनमें इतने मुश्किल क्वेश्चन डालते रहते हैं, बट मेंस के क्वेश्चन उतने ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं कि तुम नहीं कर सकोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 7, ये तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एमीटर और मिली एमीटर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस बहुत 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 कम होती है। वोल्ट मीटर और मिली वोल्ट मीटर में से किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? ऑब्वियसली मिली वोल्ट मीटर की ज्यादा होगी क्योंकि मिली वोल्ट मीटर हैज टू बी मोर एक्यूरेट। ध्यान से सोचो, मिली वोल्ट मीटर या मिली वोल्ट मीटर कहाँ लगते हैं? हमेशा पैरेलल में लगते हैं, हाँ या ना? हमेशा पैरेलल में लगते हैं। अब वोल्ट मीटर में अगर आपके पास 0.1 वोल्ट की गलती हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिली वोल्ट मीटर में 0.1 वोल्ट की गलती बहुत बड़ी हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि मिली वोल्ट मीटर में से कम करंट ट्रैवल करे, हाँ या ना? कम से कम करंट ट्रैवल करे ताकि सर्किट में से कोई भी गड़बड़ी ना हो। दैट मीन्स मिली वोल्ट मीटर शुड हैव much higher resistance, has much higher resistance than voltmeter. और ये लॉजिक अगर आप सीरीज पे लेके जाते हो मिली एमीटर और एमीटर के लिए, तो मिली एमीटर हैज मच लोअर रेजिस्टेंस। तो मिनिमम रेजिस्टेंस इन चारों में से सबसे कम रेजिस्टेंस मिली एमीटर की होगी, उसके बाद एमीटर, उसके बाद वोल्ट मीटर और उसके बाद मिली वोल्ट मीटर। सर आंसर में वोल्ट मीटर दे रखा है मैक्सिमम। नहीं, गलत है, गलत है। मिली वोल्ट मीटर में ही सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी क्योंकि उसमें उससे हम बिल्कुल भी हम उसमें हमें रेंज जो है, वैसे भी तुम देखोगे तो जो रेंज होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जो फॉर्मूला किया था हमने वोल्ट मीटर का। अगर आपको कम रेंज चाहिए तो आपको बहुत हाई रेजिस्टेंस चाहिए होगी और मिली वोल्ट की रेंज सबसे कम होगी। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जिसे हमारे टाइपिस्ट ने बी बना दिया। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 200 gives a full scale deflection when current of 0.04 एम्पेयर passes through it, यानी कि इसमें 0.04 एम्पेयर से ज्यादा करंट नहीं आना चाहिए। It is desired to convert it into an ammeter of full scale reading 20 amperes. The only shunt that is available is 0.050. शंट की वैल्यू है 0.050 ohms, यानी कि एमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टर लगाना पड़ता है उसकी वैल्यू इतनी होगी। तो ये कह रहे हैं कि इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में भी फिर कुछ और लगा दो। गैल्वेनोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस Rg तो है ही, इसके साथ एक और R डैश लगा दो, ठीक है, और उसके बाद इसके पैरेलल में शंट लगाओ, उसके बाद इसके पैरेलल में एक शंट लगा दो जिस शंट की वैल्यू है 0.05 ohms। इस R डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ठीक है, सबको ये बात समझ में आ गई है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस अब स्टोरी के हिसाब से गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में से करंट 0.04 एम्पेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 20 एम्पेयर में से 0.04 निकाल दिया तो आपके पास बचता है 19.96 एम्पेयर, वो इस शंट में से पास होना चाहिए। ठीक है, इस शंट में से 19.96 एम्पेयर पास होना चाहिए 20 में से, और गैल्वेनोमीटर में से 0.04 जाना चाहिए। अब अगर आप इसके ऊपर सिंपल पैरेलल वाली कंडीशन भी लगा देते हो ना, सिंपली पैरेलल की कंडीशन लगा दो तो 0.04, देखो दोनों साइड का पोटेंशियल बराबर होगा,
So I into R, Rg plus R dash should be equal to 19.96 into S. 4 upon 100 into 200 plus R dash. This is 19.96 into 5 upon 100. 100 कैंसिल हो गया. 800 प्लस 4R डैश. 19.96 into 5 कितना हो जाएगा यार? 99.8 if I'm not wrong. मानिक मेरी मैथ सही है? सर इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम थी, जो 200 ओम से नहीं बल्कि 20 ओम से आंसर आएगा. 20 ohms. Yes, sir. Yes, sir. आंसर हाँ यार, वरना R आ रहा डैश वो भी. अगर R को हम 20 ohms लिखते, अगर हम R को 20 ohms लिखते तो ये 80 आता और 4R डैश की वैल्यू आ जाती 19.8 और फिर R डैश आ जाता है यार. 19.8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाता है? 4 पॉइंट समथिंग. 4. Yes, sir. सो दिस इज अ मिसप्रिंट. यहाँ पर 200 ohms की जगह 20 ohms होना चाहिए. ठीक है. सर हमें एमीटर का करंट 20 एम्पियर्स दिया, तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया? मुझे इस चीज में मतलब मैंने तो डायरेक्ट 20 लेके कर दिया था. तो भी तेरे पास आंसर 5 ohm आ जाएगा. बेटे देख, एमीटर में हम क्या करते हैं, शंट लगाते हैं पैरेलल में ताकि करंट का ज्यादातर पार्ट शंट में चला जाए और गैल्वेनोमीटर को सिर्फ उतना ही करंट मिले जितना वो झेल सकता है. और हमें यहाँ कहा गया है कि अगर आप इस पूरे सेटअप को 20 एम्पियर्स दो तो गैल्वेनोमीटर में उसमें से सिर्फ 0.04 ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए. यस और नो गरिमा? सर इस एमीटर में रीडिंग कहाँ पे आती है? बेटे ये ना पूरा एक बक्सा ही बनाया होता है. मतलब तुझे ना ये जो सब हमने बनाया ना, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, इसकी आरजी बनाई, फिर इसके पैरेलल शंट बनाया, ये पूरा सेटअप तुझे नहीं दिखेगा. तुझे सिर्फ बाहर एक डब्बा दिखेगा, ऐसा एक बॉक्स दिखेगा जिसमें ऐसे एक मीटर बना होगा और एक नीडल लगी होगी. स्टिकर चेंज कर दिया जाता है. गैल्वेनोमीटर का स्टिकर चेंज करके एमीटर वाला स्टिकर लगा दिया जाता है रेंज के हिसाब से. तुम्हें अगर तुम वैसे देखोगे स्कूल में जाके एमीटर, तो तुम्हें ये गैल्वेनोमीटर और ये शंट अलग अलग नहीं दिखेंगे, तुम्हें एक क्लोज बॉक्स दिखेगा. ठीक है. तो सर ये बॉक्स उतना करंट मेजर करता है जो गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों में जा रहा है? हाँ टोटल. ओके सर. ये टोटल करंट मेजर करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर की जो में खुद उस टोटल का कुछ छोटा सा पार्ट जाता है और गैल्वेनोमीटर उसी के हिसाब से वो डिफ्लेक्शन शो करता है. ठीक है. यहाँ पर ये जो 200 लिखा है, आरजी की वैल्यू 20 ओम होनी चाहिए थी. ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज गिवन बाय आर. अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं. Resistance of a wire is given by R is equal to R naught 1 plus alpha t plus beta t का स्क्वायर. ठीक है. तो हमें पता है अल्फा की वैल्यू होती है 1 अपॉन आर नॉट, 1 अपॉन आर नॉट इंटू डी आर अपॉन डी टी, वेयर टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर. यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल टी में कंफ्यूज मत हो जाना यार. तो बस यही वैल्यू तो पुट करनी है यार. Yes, sir. उससे आंसर बी बन रहा है. सर 1 अपॉन आर टी नहीं होगा? 1 अपॉन आर टी. 1 अपॉन आर टी आता है. फॉर्मूले में सर, फॉर्मूले में आर नॉट था. आर नॉट आता है यार, मेरे को भी यही याद है. ठीक है. तो द आंसर शुड बी 1 अपॉन आर नॉट इंटू आर नॉट इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा टी. आंसर ए होना नहीं, ए नहीं होना चाहिए यार, बी होना चाहिए. पीछे क्या दिया हुआ है? ए. नहीं हो सकता. ए नहीं हो सकता यार, क्योंकि आर नॉट आता है. ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, फाइनल की नहीं आती. या तो ओरिजिनल लेते हैं या मीन लेते हैं, फाइनल की तो वैल्यू लेते ही नहीं कभी. ठीक है. सो अगेन अनदर मिसप्रिंट. यार तुम्हारी आधे डाउट्स तो मिसप्रिंट्स में ही होते हैं. क्या कहें तुम्हें, इतना कह सकते हैं कि अब कम करने की कोशिश करेंगे इनको.
ये असाइनमेंट दोबारा बनवानी पड़ेंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। सर मैं ये 17 जैसे क्वेश्चंस कह रही थी। अच्छा ये वाला, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो शायद डर गई। चलो, as the switch S is closed in the circuit shown in the figure, current pass through switch S is, तो ऐसा करते हैं, हमें कहा है कि ये वाला पॉइंट जो इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है, ये इरोडॉफ का क्वेश्चन मारा हुआ है यार, बस वैल्यूज चेंज की हुई हैं। ये 2 ओम है। अच्छा जी, इस पॉइंट को कहते हैं A, ये 5 वोल्ट है। इस पॉइंट को कहते हैं B, सेंटर वाले पॉइंट को कहते हैं C, यहाँ पर एक 2 ओम का रेजिस्टर है, और इस पॉइंट को कहते हैं D, जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है। ठीक है, अग्रीड। तो चलो यहां से करंट मान लेते हैं। अभी मैं ये मान रहा हूं कि A से करंट C की तरफ आ रहा है I1, हाई टू लो आ रहा है, B से भी C की तरफ आ रहा है I2, और C से D की तरफ करंट आ रहा है I1 प्लस I2। C का पोटेंशियल मुझे पता नहीं है, तो आई विल कॉल इट V। ठीक है, तो मेरे पास तीन चीजें अननोन है, V, I1 और I2। यहां तक किसी को कोई समस्या? नो रम्या? सर। ओके, अब ध्यान से देखना, कर्चॉफ नहीं लगेगा। कर्चॉफ जंक्शन लॉ में ऑलरेडी लगा चुका हूं, लूप लॉ नहीं लगेगा क्योंकि कोई लूप ही नहीं है। कई बुक्स में कहा हुआ है इंक्लूडिंग डीसीपी की भैया यहां से ऐसे करके इसमें एक यहां पर भी एक बैटरी लगा दो, यहां पर भी एक बैटरी लगा दो, कोई जरूरत नहीं है, बैटरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओम्स लॉ लगाओ तीनों रेजिस्टर पे। अगर ए सी पे ओम्स लॉ लगाते हो तो 20 माइनस वी इज इक्वल टू I1 इंटू 2। वैसे ही अगर बी सी पे लगाते हो तो 5 माइनस वी इज इक्वल टू 2 इंटू I2। और सी डी के ऊपर अगर ओम्स लॉ लगाते हैं तो बनता है v माइनस 0 इज इक्वल टू 2I1 प्लस I2। ठीक है, ये मैंने तीनों इक्वेशन सही लिखी हैं ओम्स लॉ के हिसाब से। पोटेंशियल यस सर। डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टर इज इक्वल टू करंट थ्रू दैट रेजिस्टर इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, हाई माइनस लो और करंट का डायरेक्शन, हाई माइनस लो, करंट का डायरेक्शन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस। यस सर। तो फटाफट से ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करके मुझे v, I1 और I2 की वैल्यूज बताओ कितनी कितनी आ रही हैं। ऑफ कोर्स आपका जो फाइनल आंसर होगा वो I1 प्लस I2 होगा। ठीक है, चलो फिर v की वैल्यू, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू 2 मिनट में बताओ। चलो सर हाँ जी मानिक। सर जो 12th क्वेश्चन है सर, उसमें जब हम वो लिखते थे ना कि डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू एल्फा आर, वो नहीं होगा सर एल्फा आर। तो सर जब हम स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं तो जो आर है वो तो इनिशियल जो हम मान के चल रहे हैं ना, आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, वो होना चाहिए ना सर इस केस में। तो जो एल्फा है तो कि हम स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं इस केस में। हाँ, तो अगर हम स्मॉल चेंज ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, ओरिजिन के सराउंडिंग में देख रहे हैं, तब तो बात सेम ही हो जाती है। तू बात कर रहा है कि थोड़ा आगे सर वो जाके इसको रीजन के कॉम्प्लेक्स लिखा जाए। रिस्पेक्ट में थोड़ी ना कर रहे सर हमने ना, जैसे अगर हम वैसे लिखते थे डेल्टा आर इज इक्वल टू एल्फा आर नॉट डेल्टा डी, सर उसमें तो हम मानते हैं कि ओरिजिन के चेंज में, पर इसमें तो हम डी आर बाई डी टी लिख रहे हैं। तो उसके लिए जो स्मॉल चेंज का इनिशियल पॉइंट है वो तो आर होएगा ना, जो आर के डी आर बाई डी टी होता है आर से थोड़ा ज्यादा, तो उसके लिए इनिशियल पॉइंट आर होगा। मतलब हम, तू ये कहना चाहता है कि इनिशियल पॉइंट आर नॉट की जगह इंस्टेंटेनियस आर को माना जाए, तो ये कहना चाहता है? यस सर सर। इस केस में तो कि इसमें हम स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, देख यार मेरे वो हिसाब आर से तो इनिशियल है, आर डी आर बाई डी टी आर से थोड़ा सा ज्यादा। पता है क्या है मानिक, ऑर्डिनरीली ना जो आर वर्सेस टी का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है ऐसी, उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वाला जो कर्व है ये पैराबोला है। तो हाँ, तेरी बात सही है कि यहाँ का इनिशियल और यहाँ का इनिशियल अलग अलग लेना पड़ेगा। तो ये मैं चेक करके तुमको बताता हूँ। वैसे तो मेरे हिसाब से ए है, लेकिन मानिक तेरा लॉजिक भी गलत नहीं है, तो इसको एक बार चेक करते हैं ऑनलाइन पे भी और बुक्स में भी, फिर मैं तेरे को कंफर्म करके बताता हूँ। ठीक है मानिक? सर ये आपने पहले भी ड्राइव करके दिया था हमें, वहां पे आपने आरटी लिख के दिया था। कब डिराइव किया था? सर जब पहले जब चैप्टर हमने चल study रहा करी था। था। थ्योरी क्लासेस में? नहीं सर, हमने डाउट भेजा था। अच्छा, तो आर टी ही लगेगा? यस सर। फिर आर टी ही लगा दो यार। सर मेरे नोट्स में तो आर नॉट है।
फिर यहाँ पर अल्फा टी 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर होगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि मुझे ना ये अल्फा की डेफिनेशन एक बार चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इस तरह का कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसको सोर्सेज से ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको गूगल करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं या बुक्स में ढूंढते हैं। ओके मानिक, क्योंकि मुझे तेरी वाली लाइन ऑफ रीजनिंग में भी कोई गलती नहीं दिख रही है, सही तो है वो भी। तो ये कह रहा है कि अगर इस पॉइंट पे देखना है तो यहाँ पर इनिशियल को आर टी लेना चाहिए, आर नॉट नहीं लेना चाहिए, यही कह रहा है ना मानिक? यस सर। सर आपने पहले एक बार ड्राइव करके भी बेचा था सर, इस पे पहले भी बहस हुई थी एक बार। अच्छा, पहले भी हो चुकी है, मेरे को याद नहीं है। चलो चलो देखेंगे, मैं करके इसको चेक करके बताता हूँ। तब तक तुम लोग मुझे vi1 और i2 की तो वैल्यू बताओ ना यार, कितनी आ रही है। और जरूरी नहीं है कि v की वैल्यू 5 से कम ही है, 5 से ज्यादा भी हो सकती है। इन दैट केस i2 विल बी नेगेटिव। मैंने पहले भी कहा कि करंट हमारे अज्यूम की हुई डायरेक्शन से उल्टा जा सकता है, जाने दो, i2 नेगेटिव आ जाएगा। बताओ फिर v की वैल्यू कितनी है? सर 9 वोल्ट्स। v की वैल्यू 9 वोल्ट है। i1 i2 दोनों पॉजिटिव आएंगे फिर। अब सर आपकी सेकंड इक्वेशन गलत है। अच्छा, ये वाली? सर वहाँ पे वो रेजिस्टर 4 ओम्स का है। अच्छा, ये 4 ओम का रेजिस्टर है। यस सर। अच्छा, तो यहाँ 4 आएगा। और अच्छा हाँ यार, ये 4 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर i2 नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास। i1 की वैल्यू तो हमारे पास आ रही है कितनी, 11.5, नहीं 5.5 सॉरी। यस सर। ठीक है, ये आएगा हमारे पास 5.5 एम्पियर। i2 कितना आएगा फिर? -1। एम्पियर। i1 प्लस i2 की वैल्यू 3.5 एम्पियर आ जाएगी। देख लो भैया, सही निकाला आंसर कि नहीं? सर वो -1 एम्पियर है I2। i2 अच्छा सॉरी, ये -1 एम्पियर आएगा ना। हाँ, तो आंसर 4.5 आ रहा है यार। आंसर इज ए। चेक कर लो यार सब लोग कि कैलकुलेशंस ठीक है कि नहीं है। यस सर। सो आंसर इज ए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। टाइम कांस्टेंट ऑफ एन आरसी सर्किट इज 2 डिवाइडेड बाय log 2। इन्होंने ये अच्छा किया कि log 2 ही लिखा। कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड at time t equals 0. What is the ratio of charge at t equals 2 and t equals 5 seconds? तो चार्ज ऑन अ डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की वैल्यू कैसे लिखते हैं यार? Q नॉट इंटू 1 माइनस ई डिवाइडेड बाय टी अपॉन टाउ। ठीक लिखा है कि गलत लिखा है? सर 1 माइनस नहीं आएगा, डिस्चार्जिंग आएगा। हाँ, 1 माइनस नहीं आएगा, चार्जिंग में होती है, सॉरी। अभी ठीक है कुणाल, अभी ठीक है? यस सर। तो चार्ज एट 2 seconds divided by charge at 5 seconds will basically be e raised to power minus 2 divided by log 2। सर इसमें t इक्वल्स 5 सेकंड की जगह अगर t इक्वल्स 6 सेकंड्स हो तो आंसर आ रहा है। अच्छा, माइनस 5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय log 2 नहीं 5 से बन रहा है आंसर। बन रहा है। दिस इज e raised to power minus log 2 divided by e raised to power minus 5 by 2 log 2। तो ये हो गया e raised to power natural log of 2 raised to power 5 by 2। हाँ यार, इवन नंबर होना चाहिए 5 की जगह, e raised to power log 2। सॉरी तो 6 ही होगा। हाँ जी, फिर 6 होना चाहिए। 6 यस सर। 2 raised to power 5 by 2 divided by 2। 2 raised to power 5 by 2 will be 4 root 2 upon 2। वो तो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है।
लेकिन अगर 2⁻6 होता तो 8/2 या 4:1 आ जाता। ठीक है, इफ t इक्वल्स 6 देखते तो e⁻, तब हमारे पास ये रेशियो Q2/Q6 जो है 2^3/2 यानी कि 4:1 आता है। सही बोल रहा है कुणाल कि इसमें गड़बड़ है, t6 होना चाहिए था। चलो t इक्वल्स 5 की जगह t इक्वल्स 6 होना चाहिए। इतनी गलतियां ठीक करवानी पड़ेंगी यार। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। In the circuit shown C1 equals 2C2, capacitor C1 is charged to a potential of V. The current in the circuit just after the switch is closed is. तो इसमें हम एक चीज कह सकते हैं that capacitor C1 will behave like a battery for an instant. Initially, it will behave like a battery of voltage V. इनिशियली, बाद में हो सकता है कि कम होती जाए इसकी वोल्टेज, जो तो होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन इनिशियली ये ऐसे ही बिहेव करेगा। तो हम इस पूरे सर्किट को रीड्रॉ करके लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस R, सीरीज में C2, और ये बैटरी बन गई पोटेंशियल V वाली। ठीक है, सो अब इसमें तो आप यार t इक्वल 0 पे करंट निकाल सकते हो। सर एक और आर भी तो आएगा। दूसरा R, अच्छा 2 R हैं तो इसको 2R लिख लो। तो इनिशियली क्या होगा, C2 विल बिहेव लाइक एन क्लोज्ड स्विच। ठीक है, या ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, तो उस केस में करंट की वैल्यू सिंपली V/2R आएगी। ठीक है, C2 बिहेव्स लाइक क्लोज्ड स्विच। हमें पता है कि इनिशियल मूवमेंट पे कैपेसिटर बिहेव्स लाइक क्लोज स्विच एंड फाइनली स्टेडी स्टेट पे जाके इट बिहेव्स लाइक ओपन स्विच। तो मैंने ये दो कंसेप्ट लगाए हैं। क्लियर है बात? कोई समस्या इसमें? आंसर क्या बन रहा है, डी। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, हाँ या ना? यस सर ओके चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। A voltmeter with a resistance of 500 ohms is used to measure the EMF of a cell with internal resistance 4 ohm. What is the percentage error in reading of the voltmeter? तो हमने EMF मेजर करना था, EMF की वैल्यू हमें पहले ही बता दी है। अच्छा, EMF की वैल्यू कुछ E होगी। अब ये जो वोल्टमीटर रीड करेगा वो होगी टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज हमें पता है कितनी होती है, E इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r. कैपिटल R is external resistance, small r is internal resistance. So this will be 500/504 into E. हमसे पूछा है परसेंटेज एरर कितनी होगी। परसेंटेज एरर आएगी हमारे पास E माइनस V अपॉन E, रिलेटिव एरर इंटू 100 करेंगे ना, तो रिलेटिव एरर कितनी होगी हमारे पास, रिलेटिव एरर होगी E माइनस V डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ E इंटू 100। ठीक है भैया, तो जरा कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से क्या बन रहा है फिर। 1/126 4/504 इंटू 100। इस 504 को 500 ही अप्रोक्सीमेट कर लो यार, 504 को 500 अप्रोक्सीमेट कर लो, तो ये आपके पास आ गया 0.8% अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली। सो आंसर बिकम्स बी। बाकी जैसे सामने ने कहा कि 1/126 को भी सॉल्व करके देखा जा सकता है। वैसे 1/125 जो होता है ये 8 डिवाइडेड बाय 1000 होता है, विच इज 0.8 अगेन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। सामने आंसर क्या आ रहा है बेटा? यही ये है सर। बी है। देख, अगर इन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए होते ना 0.798 या 0.81, तब मैं ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकता था, लेकिन इन्होंने इतनी दूर दूर रखे हुए ऑप्शंस कि हम ये तुक्का मार सकते हैं।
ठीक है, इसके बाद कहा था आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28। In the circuit shown, if a wire is connected between points A and B, what will be the current flowing through that wire? तो हमें क्या क्या रेजिस्टर्स दिए हुए हैं यार, वैल्यूज मुझे बता देना। नेट वोल्टेज 80 वोल्ट से, सिक्स ओम, 12 ओम, 12 ओम एंड 6 ओम। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, आंसर 0 नहीं हो सकता। तो यहां से हमें ऐसे कहा गया कि ये एक तार हमने जोड़ दिया है। अब इसके ऊपर आप चाहो तो कर्चॉफ लगा सकते हो। सर इसमें अगर हम पॉइंट पोटेंशियल लगाते हैं तो फिर दोनों तरफ वायर के दोनों तरफ पोटेंशियल तो सेम ही होगी, तो करंट क्यों फ्लो करेगा वहां पर? ये बात तेरी सही है। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू दैट वायर, एक्चुअली ये हमसे ये कहना चाहते थे कि अगर देख, अगर हम ए और बी को, तेरी बात तो वैसे सही है गरिमा। तो असल में अगर हम इस सर्किट को ना मॉडिफाई करते कुछ इस तरीके से, ऐसे और ऐसे, और फिर यहां पर एक वायर जोड़ते, तो इस वायर में से कितना करंट जा रहा होता। इन्होंने हमसे ये पूछा एंड दे हैव आस्क्ड दैट इन अ वेरी वेरी बैड वे। बहुत गंदी लैंग्वेज में इन्होंने ये बात पूछी है कि ए से बी देख, ए से बी और बी से तो कोई करंट पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये दोनों पॉइंट जुड़ गए हैं तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। हाँ या ना? यस सर। तो बेसिकली ये पूछना चाहते थे कि अगर हम इस 6 ओम और 12 ओम को यहाँ से जोड़ दें, इस 6 ओम और 12 ओम को यहाँ से जोड़ दें, और फिर इन दोनों पार्ट्स को एक वायर से जोड़ें, तो उस वायर में से कितना करंट जाएगा। इनका असली सवाल ये था। ठीक है, तो इस वायर में से जाने वाला करंट तो हम बता ही सकते हैं यार, बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 6 ओम और 12 ओम जो होते हैं पैरेलल में लग के कितना देते हैं, 48 डिवाइडेड बाई 18, 4 ओम्स। इस वायर में से ये हमारी एरो वाली वायर हो रही, और ये भी बन गया 4 ओम्स। अब इस वायर में से करंट कितना पास होगा, 80 वोल्ट्स की बैटरी है, मेरे हिसाब से तो यार करंट 10 एम्पियर आ रहा है। अगेन दिस मेक्स नो सेंस। सर सर इस क्वेश्चन में ना ये ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि जो पहले हम 6 और 12 वाला है उसमें से सर कुछ चार्ज जैसे 6 में ज्यादा होगा और 12 में कम होगा करंट। हाँ, तो सर जब आगे है तो 12 ओम कनेक्टेड है ना सर, तो फिर उसमें से कुछ करंट पास कर देगा उस वाली वायर से। यस सर। मैं समझ रहा हूँ अपूर्व, तू क्या कहना चाह रहा है। तू ये कह रहा है, और अच्छा सिमेट्री के हिसाब से भी वो आर्ग्यूमेंट ऐसा बनता है कि अगर यहाँ पर करंट है I1 और यहाँ पर करंट है I2, ठीक है, ये 6 है और ये 12 है, ये 12 है और ये 6 है, तो यहाँ पर नीचे कितना करंट चला जाएगा, उसको हम कह सकते हैं I2 माइनस I1 या I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 लिखना चाहिए ना, यस और नो। और बाय सिमेट्री यहाँ करंट होगा I2 और यहाँ करंट होगा I1। किरचॉफ जंक्शन लॉ भी मेरे ख्याल से मैंने दोनों पॉइंट्स पे बिल्कुल सही लगाया। अपूर्व यही कहना चाहता है ना? यस सर। उससे I1 माइनस I2 की वैल्यू कितनी आती है अपूर्व? सर एक मिनट। सो ये तो हमने वापस प्रीवियस डायग्राम बना दिया, इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं बीच वाली वायर में। उसमें अगर देखोगे ना, इस क्वेश्चन को अगर करोगे तो I1 इक्वल्स I2 आ जाएगा तुम्हारे पास। अपूर्व का लॉजिक सही था, लेकिन जिस तरह से ये मांग रहे हैं उस तरीके से लॉजिक नहीं लग सकता था। ठीक है, जिस तरीके से ये मांग रहे हैं उस तरीके से लॉजिक नहीं लग सकता था, क्योंकि अगर हम वो लॉजिक लगाते भी हैं तो I1 माइनस I2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। सर ऐसे ही किया था, लेकिन उसमें 10/3 आ रही थी वैल्यू। किसकी? I1 माइनस I2 की? हाँ सर। अच्छा,
कैसे किया था यार, देख एक इक्वेशन ये बनेगी तेरे पास। अच्छा तूने, मैं समझ गया तूने क्या बोला, 6i1 इज इक्वल टू 12i2 बोल के i1 इक्वल्स 2i2 आ गया, और दूसरी इक्वेशन ये बन गई कि i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन बनी होंगी कुणाल, हाँ सर ऐसे ही ऐसी इक्वेशंस बनी होंगी। ठीक है, फिर एक की वैल्यू आ गई Yes. होगी 20/3, एक की वैल्यू आ गई होगी 10/3, ऐसा कुछ बना था। सर मैंने तो डायरेक्ट फाइनली निकाल ली थी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तूने इसको i डैश या i3 लिखा होगा। हाँ सर। तो इन्होंने ये दो इक्वेशंस बनाने को कहा है। अब यार फिर क्वेश्चन अगर तुम्हें गाइड करेगा कि तुम इस पर्टिकुलर तरीके से सोच के इस क्वेश्चन को करो, तो वो तो गलत बात है ना यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बिल्कुल गलत बात है। चलो, तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है यार i1 माइनस i2 का? 10/3। 10/3. 10/3। चलो, इनके लॉजिक को अगर हम फॉलो कर सकते हैं तो आंसर हमारे पास ऑप्शन बी आ जाता है। बट मैं सच कहूँ तो मैं अभी भी इस चीज से कन्विंस्ड नहीं हूँ। सर आंसर सर इसमें आ कैसे रहा है जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा वहां पर? मैं भी नहीं यकीन कर पा रहा। हाँ अपूर्व। सर हाँ जी। मानिक सर हाँ, मानिक। सर मैंने ना इसको ऐसे किया कि मैंने इसको ना पॉइंट पोटेंशियल से सर 3 पॉइंट्स ले लिए। एक तो वो जो टर्मिनल्स के पॉइंट और एक बीच वाला है लेके सर उससे किया सर, उससे जो सर्किट डायग्राम है वो आसानी से बन गया था। फिर उससे मैंने 6 ओम में निकाल लिया, फिर 12 ओम में निकाल लिया, तो फिर उसको माइनस कर दिया। वैसे तूने अगर कर करंट दे तो डिवाइडर वो फॉर्मूला लगा दिया ना, ज्यादा मुश्किल ही लगे। क्योंकि i1 प्लस i2 अभी भी मेरे पास यहाँ पर भी मतलब मैंने मेरे कर पास एम्पियर ही आ रहा है। सर। वो भी तेरी बात सही है कि इस पहले 6 ओम में निकाल लो, फिर 12 ओम में निकाल लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ए से बी में कितना करंट लीक हो गया। वो चीज हमने यहाँ किरचॉफ लॉ के हिसाब से की है। मानिक, बात तो सेम ही है, लेकिन चल मैं इससे कन्विंस नहीं हूँ। लेकिन मेरे कन्विंस होने से क्या होता है, अगर आंसर आ गया तो ठीक है यार। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 8 resistances, each of resistance 50 ohms are connected in the circuit. What is the equivalent resistance between A and B? हे भगवान, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगेगी, हाँ या ना? Yes, sir. सारे रेजिस्टर्स को नाम भी देने पड़ेंगे, नंबर्स भी देने पड़ेंगे। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं। ये A है, ये B है, ये सेंटर वाला C है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है। तो पॉइंट पोटेंशियल सर लगाते इस हैं। सिमेट्री से नहीं होगा जल्दी? हाँ जी, सर इस सिमेट्री सिमेट्री से से करना जल्दी चाहते नहीं हैं? होगा? यस सर। हाँ, अगर सिमेट्री से करते हो ना तो पॉइंट C को खोल सकते हो। अगर सिमेट्री से करना चाहते हो तो पॉइंट सी को खोल सकते हो। पॉइंट सी को खोलने का क्या मतलब है कि यहाँ से कोई करंट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, ए से कोई भी करंट ई की तरफ नहीं जाएगा, डी से कोई भी करंट बी की तरफ नहीं जाएगा। तो बेसिकली इस सर्किट को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते थे, ऐसे और ऐसे, और यहाँ पर भी आप ऐसे और ऐसे